बेटा अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उनको संदूक में रखकर 11 महीनों तक अपने पास रखता है। उन टुकड़ों की वो पूजा करता, धूप बत्ती लगाता, अगरबत्ती लगाता और परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह उस कमरे में छिड़कता। और दोस्तों, जब भी कोई उससे पूछता कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, और वो बहाना बना देता कि आज पिताजी वहाँ पर गए हैं, आज यहाँ पर गए हैं। दोस्तों, ऐसे ही करके 11 महीने बीत जाते हैं। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन पिता की कोई खोज खबर नहीं मिलती। और दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा खुलासा होता है कि पूरी कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर बेटे ने अपने पिता के टुकड़े क्यों किए और कैसे किए। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले की। वहीं का एक थाना होता है, रहुनी थाना। दोस्तों, 28 जून का वाक्य होता है। एक व्यक्ति काफी लोगों को इकट्ठा करके वो थाने में पहुंचता है और कहता है कि थानेदार साहब, मेरे भाई का 11 महीनों से कुछ पता नहीं चल रहा, और जब मैं उसके बेटे से पूछता हूं तो वो कह देता है कि पिताजी मुंबई गए हैं, वहां पर वो ई रिक्शा चलाते हैं। लेकिन मुझे यह बात सच नहीं लग रही है। मुझे अपने भतीजे पर शक है कि कहीं उसने मेरे भाई के साथ कुछ कर ना दिया हो। और दोस्तों, पुलिस उस व्यक्ति का नाम पूछती है। वो बताता है कि मेरा नाम शिवराज है। और दोस्तों, जब वो पूरी कहानी को बताता है थानेदार साहब से कि थानेदार साहब, मेरा भाई काफ़ी मेहनती है और उसकी घरवाली है नहीं, और वो बाप बेटा ही दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं। और जब भी मैं उसके घर जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि मेरे भाई कहाँ पर हैं, वो इधर उधर की बातें करने लगता है और कहता है कि वो बम्बई गए हैं, वहीं पर वो ई रिक्शा चलाते हैं। और जब मैं उससे पूछता हूँ कि उनका कोई कांटेक्ट नंबर हो, वो मुझे दे दो, मुझे उनसे बात करनी है, और वो साफ मना कर देता है कि उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई नंबर नहीं है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बातें कैसे होती हैं, तो वो कहता है कि जब उनका मन करता है तो वो मेरे पास फ़ोन कर लेते हैं और मैं इधर से बातें नहीं करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो शिवराज होता है वो थानेदार साहब को पूरी कहानी बताता है और वो कहता है कि मुझे पूरा शक है कि उसने मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है और वह सब कुछ छिपा रहा है। वो जो हमको बता रहा है वो सच नहीं बता रहा, वो कुछ ना कुछ छिपा रहा है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है और पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, जिसका नाम उदय सिंह है। और वो लड़का कहता है कि पिताजी मुंबई गए हुए हैं और वो वहीं पर रहकर काम करते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं। और फिर पुलिस उससे सवाल पे सवाल पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि जो वो तुमसे कांटेक्ट करते हैं उस नंबर को हमें दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। और वो, जिसका नाम नितिन होता है, नितिन कहता है कि पिताजी का कोई नंबर नहीं है और जिस नंबर से उनकी कॉल आती है वो डिलीट हो चुका है, मेरे पास इस समय कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है। दोस्तों, पुलिस को शक होने लगता है और फिर पुलिस तय की तय खोलना शुरू कर देती है। और फिर जब उससे सवाल पूछे जाते हैं और फिर वो कुछ ही देर में टूट जाता है और फिर कहता है कि साहब, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और फिर वो बताता है कि जब एक दिन मैं अपने छत से, जीने की साइड से, सीढ़ियों की साइड से हल को नीचे ला रहा था और वो हल मेरे पिता के सर में लग जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर मैं डर जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और फिर मैं अपने बचाव के लिए उनके टुकड़े टुकड़े करता हूँ और फिर
उन टुकड़ों को संदूक में रखता हूँ और संदूक में रखने के बाद जो हमारे छत पर कमरा है उसमें मैं बंद कर देता हूँ और वहीं पर मैं धूप बत्ती, अगरबत्ती और चारों तरफ पंखे लगा देता हूँ जिससे कि दुर्गंध ना हो। जो भी दुर्गंध हो वो पंखे उस दुर्गंध को बाहर कर दें और सुबह शाम दोपहर में वहाँ पर अगरबत्ती लगाता, खुशबू वाली अगरबत्ती लगाता हूँ जिससे कोई भी महक बाहर न जाए, बदबू बाहर न जाए। और फिर जब 6 महीने बीत जाते हैं और फिर उसके बाद मुझको अपने ऊपर खतरा महसूस होता है कि अब इसका राज खुलने वाला है और फिर मैं अपने ताऊ के साथ मिलकर उस संदूक को नदी किनारे गाड़ जाता हूँ। मैं अपने ताऊ का साथ लेता हूँ और ताऊ और मैं दोनों संदूक को उठाते हैं और नदी के किनारे जाकर उसको दबा देते हैं। और जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है, ताऊ को उठाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर उस नदी के स्थान पर पहुंचा जाता है जहां पर वो उस संदूक को गाड़ कर आए थे। दोस्तों, जब उस संदूक को खोला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हड्डियां पाई जाती हैं। 11 महीने बीत चुके थे। अगस्त 2025 का वाक्य होता है और 28 जून 2026 शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब वो संदूक को खोलते हैं तो उसमें हड्डियां मिलती हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि यह सब ऐसा नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर ही अपने पिता की हत्या की है। और फिर जब उससे पुलिस अपने तरीके से पूछती है और ताऊ से पूछती है और फिर जो वो पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटा अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, नितिन बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे 40,000 रुपये दिए थे और कहा था कि तुम इन पैसों को किस्त, जो हमारी किस्त है, ट्रैक्टर की जो किस्त जाती है, वो जमा करके आ जाओ। और मैं उन 40,000 रुपये जो रुपये होते हैं उनको मैं जमा नहीं कर पाता। मैं उनमें दारू पी लेता हूँ और जुआ खेल लेता हूँ और सारे पैसे वो खर्च हो जाते हैं। और जब किस्त का नंबर आता है तो डबल किस्त आती है और फिर पिता को पता चल जाता है कि मैंने यह किस्त के पैसे जमा नहीं किए। और फिर पिताजी मेरे ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम अपने आप कमा कर ही उस किस्त को दोगे, जैसे भी करना है तुमको खुद करना है। और फिर मुझको गुस्सा आ जाता है और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि हमारे घर में और कोई है ही नहीं। अगर पिताजी भी नहीं रहेंगे तो मैं अकेला इस जमीन जायदाद का वारिस रहूंगा और ऐश करूंगा। और फिर पिताजी एक दिन सोते रहते हैं और मैं उनका गला दबा देता हूं और गला दबाने के बाद जब उनकी सांसें थम जाती हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है और फिर मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करता हूं और संदूक में भर देता हूं। संदूक में डालने के बाद अब मुझको लगने लगता है कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। और फिर मैं अगरबत्ती के पैकेट लाता हूं, धूप बत्ती लाता हूं जिससे कि घर के अंदर दुर्गंध ना हो और छत पर उस संदूक को रख देता हूं कमरे के अंदर और चारों तरफ पंखे लगा देता हूं जिससे कि कोई दुर्गंध घर के अंदर ना आए, सब बाहर के बाहर चले जाए। सुबह दोपहर शाम में उस पे संदूक पर धूप बत्ती लगाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, परफ्यूम छिड़कता हूँ, सेंट छिड़कता हूँ। और फिर अब से 5 महीने पहले मैं अपने ताऊ को पूरी कहानी बताता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर उस संदूक को यहाँ से उठाते हैं और फिर नदी के किनारे गाड़ कर आ जाते हैं। और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन खुलासा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। तो दोस्तों, पुलिस ताऊ और भतीजे को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप